अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में हम बात करेंगे मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की सियासत में एक अहम और पेचीदा मोड़ आ चुका है, क्योंकि हुकूमत को आईनी तरमीम करने के लिए मतलूबा वोट पूरे करने की अशद ज़रूरत है और कौमी असम्बली में जारी नंबर गेम पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। और हर कोई इस वक्त यही सवाल करता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि क्या हुकूमत के पास इतनी हिम्मत मौजूद है कि वो आईनी तरमीम को पास करवा सके। अगर हम नंबर गेम की बात करते हैं तो आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत को 224 वोट दरकार हैं, और ये वो जादुई अदद है जिसे हासिल करना हर हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर एक मुश्किल मरहला होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और हुकूमत के जो दीगर इत्तेहादी हैं, उनके पास इस वक्त 215 वोट मौजूद हैं, यानी कि 9 वोट कम हैं इस वक्त हुकूमत के पास। लेकिन ये तादाद हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट तरमीम को मंजूर करवाने के लिए ये काफ़ी नहीं है। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए मज़ीद वोटों की ज़रूरत है, और यही वो मकाम है जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े यानी JUI फ़े का किरदार अहमियत इख्तियार कर जाता है। JUI फ़े के पास 8 अरकान मौजूद हैं, और अगर ये अरकान हुकूमत की हिमायत करते हैं तो फिर वोटों की तादाद 223 तक पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ फिर एक और सवाल बाकी रहता है, और सवाल ये है कि हुकूमत को मतलूबा 224 वोट हासिल करने हैं, अभी भी एक वोट की कमी होगी। यहाँ पर हम अपोजिशन की अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन के पास इस वक्त 91 वोट मौजूद हैं। ये तादाद बड़ी ज़रूर है, लेकिन हुकूमत को अपोजिशन के भी कुछ अरकान ऐसे हैं जिनकी हिमायत की ज़रूरत भी पड़ेगी। और दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन में 8 आज़ाद अरकान भी शामिल हैं, और इनमें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान भी हैं जो फ़िलहाल किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने। ये आज़ाद अरकान हुकूमत के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं अगर उन्हें कायल किया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत इससे एक वोट को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, और क्या ये आज़ाद अरकान हुकूमत के पलड़े में अपना वजन डालेंगे, या अपोजिशन इनकी हिमायत हासिल करने में कामयाब होगी। ये नंबर गेम एक ऐसी कशमकश है जो आईनी तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। दूसरी तरफ हुकूमत की जो नज़र है वो अपोजिशन के वोटों पर भी है, और ये कोई हैरत की बात नहीं है कि ऐसी सूरत हाल में सियासी जोड़ तोड़ और लॉबिंग का किरदार बहुत अहम हो जाता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमने देखा है कि किस तरह से ऐसी नंबर गेम्स हुकूमतों को मजबूत या फिर हुकूमतों को कमज़ोर करती हैं। अब देखना यह है कि आया मौजूदा हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दरकार वोट हासिल कर सकेगी, या ये मामला मजीद पेचीदगी इख्तियार कर जाएगा। क्या JUI फ़े और आज़ाद अरकान हुकूमत का साथ देंगे, या फिर अपोजिशन के हाथों में खेलने वाले फैक्टर बनेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जमीयत उल इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जो कि बेनतीजा ख़त्म हो गई। आईनी तरमीम के हवाले से जारी मुज़ाकरात में कोई भी खास पेशरफ नहीं हो सकी, और इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह से रवाना हो गए। उधर JUI के ज़राए ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से शिकवा किया है कि एक तरफ तो उन्हें आईनी तरमीम पर राज़ी करने की कोशिश हुकूमत कर रही है, जबकि दूसरी तरफ उनके जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको गायब किया जा रहा है। ख़ास तौर पर नाम लिया गया सेनेटर मुफ्ती अब्दुल शकूर का, जिनकी गुमशुदगी पर मौलाना ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मौलाना की तरफ से अब यह वाज़ेह किया गया है कि पहले लापता सेनेटर को सामने लाया जाए, उसके बाद आईनी तरमीम पर बात आगे बढ़ सकती है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक थे। बातचीत का ये महवर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम थी, लेकिन इन पर कोई भी इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सीनियर माहिर कानून हाफिज़ एहसान खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आईनी बेंच के क़याम के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, इनकी तब्दीली की जो तजावीज़ इस वक्त पेश की जा रही हैं, आपको इस हवाले से क्या लगता है, अदालती निज़ाम पर क्या असरात इसके मुरतब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, आपका शुक्रिया, और आपको भी वेरी गुड वार्म गुड मॉर्निंग जी। अब आप देखेंगे 1947 से लेके अब तक 5 एरियाज़ के अंदर हमेशा पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डिबेट रही है, और नंबर 1 उसके अंदर पॉइंट है कि पाकिस्तान के जब बना था तो उस वक़्त से लेके आज तक जो है हमने एक आउटडेटेड अंग्रेज़ की एक निज़ाम जो है या लेजिस्लेशन जो है, चाहे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या सिविल जस्टिस सिस्टम है, उसको अडॉप्ट किया हुआ है। और 1947 से ये बहस चल रही है कि इस सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे आपकी सेशन कोर्ट्स की हैं, हाई कोर्ट्स की हैं, या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, फेयरनेस आनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, और उसके अंदर मेरिट बेस्ड लोग जो है वो आने चाहिए,
ताकि वो इंसाफ के निज़ाम के अंदर डिलीवर कर सके। तीसरा उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हमेशा से रहा है वो ये है कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए और इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट जो है उसके अंदर भी आनी चाहिए। चौथा इसके अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है या दूसरे इंस्टीट्यूशन जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बैठ के पार्लियामेंट को डिक्टेट करते हैं या पार्लियामेंट के बाद लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो है उनको इस दोराहे पे लेके चले जाते हैं कि जिसके अंदर जाके वो एक थ्रेटनिंग आती है और उससे एक कंप्रोमाइज लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट्स जो है वो आपके सामने आती है। और फाइनल उस चीज़ के अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे अदालतें हैं या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर अदालतें हैं, उसको एड्रेस होना चाहिए। और एक जो आम आदमी का इशू है कि जो उसके केसेस के अंदर साल लगते हैं, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सिविल मैटर्स के अंदर तकरीबन 20 से 25 साल है और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर 10 से 15 साल लगते हैं, उसको एड्रेस किस तरह होना चाहिए। अब बावजूद इस चीज़ के कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे मेन स्ट्रीम की हैं या अपने प्रोविंसेस के अंदर हैं, सबका इस बात पर इत्तफाक है कि इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए और जस्टिस सेक्टर्स के लोग हैं उनको भी ये इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यही वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एड्रेस करके आगे जा सकते हैं। अब जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसके अंदर आपने दो तरफ इशारा किया। एक तरफ आपने इशारा किया है नंबर गेम को और बिल्कुल आपकी बात मुनासिब है कि आर्टिकल 239 के नीचे आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर, और सेनेट का 64 मैजिक फिगर है और नेशनल असेंबली का 224 के अंदर है। अब दो ऑप्शन जो है मैं देख रहा हूँ उस चीज़ के अंदर। एक तो जिस चीज़ पे डिबेट की जा रही है कि शायद आर्टिकल 63A जो है उसके अंदर जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही मुनासिब जजमेंट दी है, क्योंकि अर्लियर जो जजमेंट थी वो पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ थी कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी नहीं गई है उसके अंदर जाके आप ये कहें कि आप डिस्क्वालीफाई भी होंगे जितनी देर तक पार्टी हेड न करे, प्रोसेस इनिशिएट या ट्रिगर नहीं हो सकता। और लेकिन एहसान साहब लेकिन आप इस मामले में किस तरह से समझते हैं? जैसे आपने ही कहा हमारा जो निज़ाम कानून है आउटडेटेड है, अंग्रेजों का बनाया हुआ एक निज़ाम था उसी को हम फॉलो करते आए हैं, लेजिस्लेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं की जाती रही। लेकिन जब भी कोई हुकूमत ये करना चाहती है तो अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं या हुकूमतों के भी हम देखते हैं कि वो अपने मफादात के लिए आईन कानून में तरमीम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बिल्कुल बात मुनासिब है। अभी भी जो अमेंडमेंट्स आपके सामने नज़र आ रही हैं ना, जो आपके सामने एक आया है उसके अंदर अगर यही अपोजिशन पार्टीज़ हुकूमत के अंदर होती तो वो भी तकरीबन मनोवन यही लेके आती, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब गवर्नमेंट्स के अंदर होती हैं तो इन्हें स्टैंस कोई और सूट करता है, जब ये अपोजिशन के अंदर आती हैं इन्हें स्टैंस और कोई सूट करता है और फिर उसके बाद उसका सहारा लिया जाता है। चूँकि पोलिटिकल एग्जिस्टेंस जो है वो एक दूसरे की है नहीं है, पोलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन के अंदर ये हर वक्त रहते हैं और उसके अंदर इनके अपने इंटरेस्ट आगे निकल जाते हैं और पाकिस्तान के आम आदमी का इंटरेस्ट पीछे रह जाता है। अब इस चीज़ के अंदर देखें कि अगर ऑपोजिशन के भी आप ड्राफ्ट देखें तो किसी जगह इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया कि वो बैकलॉग जो पड़ा हुआ है 25 लाख से ज़्यादा है उसको हमने किस तरह एड्रेस करना है। क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उन 25 लाख केसेस का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो 60,000 सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स के अंदर तकरीबन 14-15 लाख वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके बाद जो नीचे आपके पड़े हुए हैं जो अपील सूरत के अंदर या सेशन कोर्ट से लेके तकरीबन 22-24 लाख वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसको एड्रेस किसने करना है वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट की जो एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नज़र आएगी आपको या इनके आपस के जो मामलात है वो नज़र आएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि जितनी देर तक आपने क्लियर हेडेड के साथ जो है इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, और वो ये है कि पैरेलल सिस्टम जो है कि जितनी देर तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन मैटर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, आप आज हाई कोर्ट्स के अंदर चले जाएं तो आपको हर केस जो है वो ऑलमोस्ट हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 199 के नीचे नज़र आता है। और पाकिस्तान के आम आदमी मोहम्मद शरीफ मोहम्मद दीन का केस जो है वो अगर बारी उसकी आएगी तो वो 12-1 बजे आएगी और उसके बाद उसको लेफ्ट ओवर कर दिया जाएगा। यही वो बुनियादी वजह है कि जिससे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। अब मेरा ये है कि अगर आपने इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना है तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। आपको एक दूसरे की फैसिलिटेशन जो है कि जी हम किस तरह सुप्रीम कोर्ट को खुश रखें, किस तरह हाई कोर्ट को खुश रखें, किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को खुश रखे, किस तरह इदारों में हमेशा से कहा जाता है कि बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। एहसान साहब आप किस तरह से समझते हैं सुमोटो नोटिस नहीं होना चाहिए ना? देखिए जी
अनवार बिल्कुल मुनासिब बात है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर बहुत चली जाती हैं, और उसकी जिंदा एग्जांपल्स आपके अंदर ये हैं कि आपके सामने आर्टिकल 63A की जजमेंट है, आर्टिकल 62F की जजमेंट है, उसके बाद आपका जो है 18th अमेंडमेंट से 19th अमेंडमेंट किस तरह करवाई गई है, 2 प्राइम मिनिस्टर आपने घर भेज दिए हैं, उसके बाद आपका जी चाहे तो पार्लियामेंट्री हेड को, पार्लियामेंट्री पार्टी को आप कहते हैं 63A के अंदर वो करता धरता है, और अगर कभी कहते हैं पार्टी हेड उसके अंदर है, तो कॉन्ट्रडिक्शंस है। और यही हाई कोर्ट के अंदर हाल है। कोई आपको हाई कोर्ट्स के अंदर कंसिस्टेंसी नजर नहीं आएगी। आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोई और आएगी, दूसरा कोई और आएगा, जज टू जज डिफर करता है, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन एहसान साहब, आप ये समझते हैं कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ये अब खत्म हो सकती हैं? इसके साथ साथ जिस तरह सुमोटो नोटिस के इख्तियार की हम बात करते हैं, नहीं, उसको खत्म करने की तजवीज है, अदालती फैसलों की शफाफियत और मौजूदगी पर इससे तो फर्क पड़ेगा? अनवार, एक तो यह है कि इससे आपको वो जो एक सारा सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट का एक इशू बनता नजर आ रहा था, उसको तो इन अमेंडमेंट से एड्रेस कर दिया जाएगा। लेकिन जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, मैं उसमें यह कहता हूं कि अगर आपने इस जुडिशल कमीशन को या आपने पार्लियामेंट्री कमेटी को लेके आए हैं, तो उसकी ओपन पॉलिसी करें ना, कि लोगों को पता चले कि जिन लोगों के जजेस के नाम कंसीडर किए जा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका प्रोफेशनलिज्म क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में किस तरह आए, वो हाई कोर्ट में किस तरह गए, या पाकिस्तान का अगर चीफ जस्टिस का आप पैनल बनाते हैं तो उस कमेटी को आपने क्यों लिखा है कि उसकी मीटिंग जो है वो डोर क्लोज के अंदर होगी? सबको पता हो ना कि मेरा जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा है उसने अगर पाकिस्तान के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या एज ए लॉयर सर्व किया है या प्रोफेशनल उसके अंदर आए, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी जजमेंट्स क्या है, उसके मुतालिक राय क्या है, उससे आपका आएगा। दूसरा जो चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं ये जो आप मैजिक फिगर की बात कर रहे हैं, अगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये फैसला कर देता है कि जो आपकी 7 अगस्त को 2 अमेंडमेंट्स आई थी सेक्शन 66 के अंदर और सेक्शन 104A के अंदर, और उसके मुतालिक स्पीकर्स ने लेटर्स डाले हुए हैं, और ये जिनको डी नोटिफाई किया गया था या जिनके नोटिफिकेशन सस्पेंड कुछ के हुए थे, अगर इलेक्शन कमीशन उसका फैसला कर देता है और वो कहता है कि जो स्टैट्यूट आ गया था, लिहाजा उस वजह से चूंकि इफेक्ट उसका 2018 से दिया गया, 17 से दिया गया है, तो उसके बाद ये है कि जितने भी मेंबर्स जो थे रिजर्व सीट्स के, अगर वो पोजीशन जो है 12 जुलाई से पीछे चली जाती है जो पाकिस्तान की जजमेंट के अंदर आएगी, तो जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं वो सारी की सारी अगर गवर्नमेंट ट्रेजरी या ऑपोजिशन जिनको भी जाती हैं वो चली जाएंगी। तो उससे होगा ये कि अगर गवर्नमेंट की ऑपोजिशन पार्टीज को चली जाती हैं तो इनके लिए 224 जो है वो इतना मीनिंग नहीं रहेगा, वो आसानी से उनको मैच कर दिया जाएगा। और अगर उसी की बुनियाद के ऊपर जो है कि आपके कुछ सेनेटर्स जो है, अगर रिजर्व सीट्स का मामला फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कुछ अर्सा लंबा रह जाता है कि अगर इसको नहीं करते और KPK के अंदर जो है आप उन सेनेटर्स को करवा लेते हैं उस चीज के अंदर, तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस है इस चीज के अंदर। लेकिन अगर लेकिन दूसरी तरफ आप किस तरह देख रहे हैं, जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि आईनी तरमीम पर ऑपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लाने में हुकूमत नाकाम ही हमें दिखाई दी है, और इस हवाले से मजीद पेचीदगियां भी हो सकती हैं? अभी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को, चूंकि मैं तो जस्टिस सेक्टर से हूं ना, आप इनकी 15 से 20 साल की स्टेटमेंट इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की निकाल लें, आप PTI की निकाल लें, आप JUI की निकाल लें, आप पीपल्स पार्टी की निकाल लें, आप PMLN की निकाल लें, सबका कंसिस्टेंट स्टैंस ये था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसेस है बेंच बनाने का उसको बेहतर करना चाहिए, और इसी के लिए अटेम्प्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है 2023 के अंदर आया। लेकिन चूंकि जजेस का एक कॉन्डक्ट इशू है, हमारी सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है, उसके अंदर जो एक एनवायरनमेंट ऐसा चल रहा है जो आपने प्रोसीडिंग्स में भी देखा है जब लाइव स्ट्रीमिंग आती है कि किस तरह जजेस जो हैं वो एक दूसरे के अंदर क्रॉस चीजें जो है ऑब्जर्व करते हैं। उस वजह से आपके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी गवर्नमेंट को जो है वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंडमेंट लेके आनी पड़ी, जिसके ऊपर बात भी की गई। तो जितनी देर तक इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन ऑफ जजेस जो है वो खत्म नहीं आएगी, या डिवीजन ऑफ वर्क आप नहीं करेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उसका एक आप लाइन 1 कर लें, जो आपका रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका लाइन 2 कर लें, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट तक लेके आए। और फिर उसके बाद यह है कि इस मुल्क की जितनी लेजिस्लेशन अब तक हुई है जो अंग्रेज की दी हुई 1860 से चल रही है, उसको आप जेन्युइनली रिविजिट करें कि ये पाकिस्तान हमारा है। जिन्होंने इस मुल्क के लिए लेजिस्लेशन बनाई थी वो रूलर्स थे, हमें
उन्होंने गुलाम के तौर पे ट्रीट किया गया। उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अंदर रखा कि ये मुल्क आगे न जाए, इसके शहरी हमारे गुलाम रहे। अब चूंकि हम आज़ाद आ गए हैं, 76 साल हमसे गलती हुई है, हमने अपनी गवर्नेंस को, ब्यूरोक्रेसी को, जस्टिस सिस्टम को, पटवारी के निज़ाम को नहीं ठीक किया, उसको ठीक करना चाहिए। अगर इस जेन्युइन एनवायरनमेंट के अंदर 6 से 12 माह तक ये एफर्ट की जाएगी तो उसके आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो नजर लेकिन एहसान साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? आप खुद ही ये कह रहे हैं कि जब हम जजेस के दरमियान देख रहे हैं, हमें वहां पर भी ये तमाम सूरत नजर आ रही है। 26वीं आईनी तरमीम की जब से बात शुरू हुई है और तब से हम देख रहे हैं कि जजेस भी आपस में एक यूनिटी उनमें नहीं दिखाई दे रही है। खतूत लिखने का सिलसिला जारी है, किसी बेंच में अगर शामिल नहीं किया जाता तो उस हवाले से स्टेटमेंट सामने आ जाती है, किसी बेंच में शामिल कर लिया जाता है तो वो माजरत कर लेते हैं। तो आपको लगता है 26वीं आईनी तरमीम के तहत जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात में मुमकिन तब्दीलियां होंगी, ये अदलिया की कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगी या इससे नए तनाज़ात जन्म लेंगे? नहीं, देखें ना कि अगर आपने फ़र्ज़ किया, अभी बेंच जो आपके सामने एक शक्ल आई है कि यानी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैकेनिज़्म को क्रिएट किया है और वो मैकेनिज़्म जो है वो बनाएगा जुडिशल कमीशन आपका जी। तो नंबर 1 ये है कि जो मैं प्रॉस्पेक्ट कर रहा हूँ, चाहे गवर्नमेंट की अच्छी इंटेंशन है, ये इस मामले को चैलेंज कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जी ये किस तरह मुमकिन है कि जुडिशल कमीशन जहाँ के गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज़ का फैसला करें कि जो चीफ जस्टिस की स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्शन है और ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। दूसरा इस चीज़ के अंदर आएगी कि अगर आप 5 या 7 जगह एक मेंबर्स बनाते हैं तो ये कौन डिटर्मिन करेगा उस चीज़ के अंदर कि कौन सा ऐसा मैटर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी आप मैटर्स लेके जाते हैं जहां के ऊपर आपका डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है या आपका वायरीज के ऊपर मामला आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कौन डिटर्मिन करेगा। तीसरा उस चीज़ के अंदर यह है कि अगर वो बेंच को फैसला करता है तो आपने उसको रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी तो देनी है ना। अगर आपने उसको रिव्यू जुरिस्डिक्शन देनी है तो उससे ज़्यादा के बेंच जो है वो आपको वो चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक बेंच आपको बनाना पड़ेगा कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखे और दूसरा बेंच आपको बनाना पड़ेगा कि उससे ज़्यादा के जो रिव्यू वाले हैं वो मामला देखे। चूँकि आपने तो बताते खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर कहा हुआ है कि अगर कोई भी मामला आर्टिकल 184 का या पब्लिक इंटरेस्ट का आएगा तो उसको मिनिमम 5 जज सुनेंगे और उसके बाद अगर कोई अपील जाएगी तो उससे लार्जर बेंच सुनेगा, यानी कि 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो आपको उसके अंदर भी डिफिकल्टीज आएंगी। तीसरा एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी आपको उसके अंदर आएगी कि बुनियादी तौर पे चीज़ ये है कि अगर आप कहते हैं कि ये 200 केस है, 59,000 जो केसेस हैं उसके अंदर जो एड्रेस होनी चाहिए चीज़ों को कि भाई ये वो पाकिस्तान का इशूज़ है जिसका 1 साल केस नहीं लगता, 2 साल उसका लगता नहीं है, 5-5 साल उसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर बारी नहीं आती है लीव टू ग्रांट स्टेज के बाद जो है। इसी तरह वो हाई कोर्ट के अंदर जो है कि आपके 5 से 10 साल जो है वो लग जाते हैं कि जी कोई ना कोई चीज़ का रिजल्ट्स लेते हुए, कभी फर्स्ट, कभी इंट्रा कोर्ट, कभी कुछ जो है, कभी रिवीजन्स के अंदर उसको एड्रेस करने की जरूरत है और वो मैं समझता हूं कि उसको ठीक है। एहसान साहब एक लास्ट कमेंट मैं सिर्फ आपसे चाहूंगा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की जब हम बात कर रहे हैं इसमें से कौन सी तजावीज़ आपको लगता है कि अवामी मफाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखें, अगर इनको आप सेंट्रिक के तौर पे देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके अंदर जो पिछले 12, 14, 15 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वीज़ा वर्स पार्लियामेंट या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वीज़ा वर्स पॉलिटिकल क्वेश्चन या पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट वर्सेस उनकी ऑब्जर्वेशन या कॉन्डक्ट जो है या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सर्टेन केसेस जो हैं उनको तो इसके अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक एड्रेस कर दिया गया है। लेकिन उससे और वो भी आप उसको पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कह सकते हैं कि जी आपकी कन्फ्रंटेशन इंस्टीट्यूशंस की नहीं आनी चाहिए और चीज़ें आगे नहीं चली। लेकिन जहां तक उस आम आदमी की बात है कि जिसके केसेस पड़े हैं, जो ये चाहता है कि मुझे जल्द इंसाफ मिले या इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी आए, उसके अंदर मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन मार्क है और इन पॉलिटिकल पार्टीज को उस क्वेश्चन मार्क को एड्रेस करने की बहुत जरूरत है ताकि असल एक्सेप्टेबिलिटी सारे उस प्रोसेस के अंदर आएगी। जब एक शख्स जाएगा, उसका केस सुना जाएगा, उसका जल्दी फैसला होगा, फिर वो ये कहेगा कि मैं पाकिस्तान जल्दी फैसले जरूर होने चाहिए। सीनियर माहिर कानून हाफिज एहसान खोखर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, आईनी तरमीम के बाद अब हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए जाएंगे उससे अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासिर होगी या फिर अदालती निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त लम्हा है या हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है कि तमाम ये जो नंबर गेम है 224 अरकान की, वो हुकूमत को पूरी करनी है और वो हुकूमत किस तरह से पूरी करती है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त नाराज़ दिखाई दे रहे हैं एक बार फिर से। तो ये रूठने और मनाने का सिलसिला हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इस वक्त जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे चमकते सितारे की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हम राशिद नसीम की शानदार कामयाबियों का जिक्र करेंगे जिन्होंने चीनी मार्शल आर्ट्स मास्टर ननचक्कू कैटेगरी का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राशिद नसीम का ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का 122वां रिकॉर्ड है जो कि उनके अज़्म और हौसले की एक मिसाल है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले मोहम्मद राशिद ने ननचक्कू मुकाबलों में 5वीं बार शिकस्त दी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डर ने इस कामयाबी की तफसीलात अपनी वेबसाइट पर भी जारी की हैं। राशिद नसीम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से सर्टिफिकेट भी मौसूल हुआ है और उनके इस रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने राशिद नसीम के मजीद एक आलमी रिकॉर्ड की मंजूरी दी है और उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड फ़लस्तीन के नाम किया है और कहा कि मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ। आज तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने मुझे नहीं बुलाया, ना ही मुझे कोई पजीराई मिली है। वो हुकूमती सपोर्ट के बगैर अपने टारगेट पर फोकस कर रहे हैं और जल्द 200 रिकॉर्ड मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। राशिद नसीम वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इटली, जर्मनी, कोरिया, चाइना और सिंगापुर के टैलेंट शो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और इन आलमी शोहरत याफ्ता प्रोग्राम्स में आलमी रिकॉर्ड्स बनाए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। राशिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद तो ज़रूर देना चाहूँगा। 122वां रिकॉर्ड आपने बना लिया है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए भी, पूरे मुल्क के लिए भी। आपका जो शिकवा है उस पर भी हम यकीनी तौर पर बात करेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि चीनी मार्शल आर्ट्स का इंतखाब आपने क्यों किया, इसमें आपकी दिलचस्पी किस तरह से पैदा हुई? देखिए, मार्शल आर्ट्स जो है वो मैं पिछले तकरीबन 30 साल से कर रहा हूँ और मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो चीनी मार्शल आर्ट के मास्टर हैं, ये बेसिकली ननचक के वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और चीन का एक बहुत ही मशहूर जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक टीवी शो है। उस शो के अंदर जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया था जिसमें बलून बस्टिंग करनी थी इन 1 मिनट ननचक के साथ। और उसके बाद फिर एक और चाइना के मास्टर है शी योंग के नाम से, उन्होंने भी इस रिकॉर्ड को जो है अपने ही चीनी भाई से जो है वो वापस लिया था और अपने नाम किया था। और फिर मैंने इन दोनों का ही रिकॉर्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ दिया है और अब जो है 80 बलून के साथ जो है ये जो ननचक के साथ जो है बलून को फाड़ने का जो रिकॉर्ड है ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास आ गया। ठीक है, अच्छा, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैं देख रहा हूँ आप इसमें एक्सेल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम मार्शल आर्ट्स की गेम को देखें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे करेक्ट भी कीजिएगा कि चाइनीज़ का ये गेम है, जापानीज़ का गेम है, कोरियंस का गेम है, लेकिन आप इसमें इतनी बेहतरी किस तरह से लेकर आए अपनी गेम में? कौन से आपके पास कोच मौजूद थे या आप किस तरह से प्रैक्टिस करते रहे? देखिए जी, ये बहुत ही बड़ा एजाज है कि जिस तरह आपने कहा कि जी ये कोरियंस का गेम है, चाइनीज का गेम है और जापानीज का गेम है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं चाइना के टीवी शो में जाके जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ। चाइना की जो पूरी टीम है वो मुझे पाकिस्तान से अपने मुल्क में बुलाकर, हालांकि वहां पे इतने जबरदस्त किस्म के मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो चाइना बुलाकर भी करवाया था। उसके अलावा मैं चाइना को तकरीबन जो है वो 5 मरतबा जो है अब तक जो है वो ननचक्स के जो मुकाबले हैं उसके अंदर शिकस्त दे चुका हूँ। उसके अलावा फिर अगर आप जापान की बात करें तो जापान की एक दफा टोक्यो टीवी की जो टीम है वो मेरे घर पे आ चुकी है और मेरे घर पे आगे भी जो है मुझ पर एक डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनिंग करता हूँ, अल्लाह ताला पर जो है वो मुकम्मल तवक्कुल है और अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है और मैं पूरी मेहनत अपनी जान लगाता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं चाइना जैसे मुल्क जो कि मार्शल आर्ट के बादशाह कहना चाहूँ तो गलत नहीं होगा, और कोरिया और इन जैसे मुल्कों के अंदर भी जाके, मैंने कोरिया में जाके जो है मैंने एक जो है जाके 3 अदद जो है वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाए थे 2018 में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं मेरे टैलेंट का कि अल्लाह ताला ने मुझे किस कदर जो है वो नवाजा हुआ है और कि चाइना वाले और इटली वाले और ब्रिटिश गॉट टैलेंट, अमेरिकन गॉट टैलेंट जो है वो मुझे बुला रहा है अपने प्रोग्राम्स के अंदर और वहां पे चाहता है कि मैं वहां पे जाके भी रिकॉर्ड्स बनाऊं। ठीक है, अच्छा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का 122वां रिकॉर्ड तोड़ने की जो आपने तैयारी की है, इसके दौरान किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, चैलेंजेस तो देखिए हर रिकॉर्ड्स के अंदर होते हैं, लाजमी सी बात है। इस रिकॉर्ड के अंदर बेसिकली बलून देखने के अंदर बड़ा आसान लगता है, लेकिन बलून को फाड़ना, वो भी ननचक के साथ और लकड़ी का ननचक के साथ जो है वो फाड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं इसके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ट्रेनिंग 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 और बस ट्रेनिंग, तकरीबन जो है वो 4 से 5 घंटे की डेली हिसाब से ट्रेनिंग की है अपने ननचक हिट के अंदर। एक स्पेसिफिक पावर को पैदा करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें काफी हद तक कामयाब रहा। ठीक है, अच्छा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बताया, आपका एक बहुत बड़ा शिकवा है कि किसी भी हुकूमती नुमाइंदे की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी हुकूमत की हम बात कर लेते हैं, आपको नहीं बुलाया गया अभी तक। आपके ख्याल में हुकूमत की तरफ से सपोर्ट की एक कमी है, ये क्यों है? हुकूमत का फोकस नहीं है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का फोकस नहीं है इस पर, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड हैं वो आप पाकिस्तान को दिला चुके हैं।
देखिए जी, 2014 में 2013 में जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो आज जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो है एक दफा पंजाब यूथ फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था 2014 में, और उसमें जो है मेरे ख्याल में कोई 28 के करीब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे, और वो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। और उस गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब मैंने रिकॉर्ड्स बनाए थे तो मैं उस पंजाब यूथ फेस्टिवल में मैं 5 आलमी रिकॉर्ड बनाने वाला वाहिद पाकिस्तानी था। और उसके बाद से लेके आज भी जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, और मैंने उस वक्त पंजाब यूथ फेस्टिवल के अंदर जाके जो है वो आलमी रिकॉर्ड बनाए थे। लेकिन आज वही मैं शख्स हूं और आज 122 इंडिविजुअल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूं। मेरे 20 जो है वो मेरे तकरीबन 14 शागिर्द हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मेरी बेटी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मेरी वाइफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, मेरे फादर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हुकूमती कोई नुमाइंदा जो है वो मुझसे राब्ता नहीं कर रहा, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट हो। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किसी ना किसी को तो कभी ना कभी मेरे 122 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर नजर आ जाएंगे। और अगर मेरी एकेडमी के रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो मेरे अगर शागिर्दों के रिकॉर्ड्स को मिला लिया जाए तो ये 145 से ऊपर जो है वो रिकॉर्ड्स बनते हैं। ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी आपको जरूर बुलाए। अच्छा, आपके जो एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में मैं आपसे जानना चाहूंगा, नौजवान खिलाड़ियों को आप क्या मशवरा देंगे, और इसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स का आप इस वक्त पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, मार्शल आर्ट के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह से अब ब्राइट हो चुका है। बहुत ज्यादा लोग जो है वो माशाल्लाह कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली भी जो है वो हमारे एक एथलीट है अभी जो है वो ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। और इसी तरह बहुत सारी और भी मार्शल आर्ट है जिसके अंदर जो है लोग कामयाबियां समेट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर की एक बहुत बड़ी जरूरत भी है मार्शल आर्ट, खासतौर पे गर्ल्स के लिए। और मैं उन पेरेंट्स को स्पेशली कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को मार्शल आर्ट की जो है वो ट्रेनिंग लाजमी दें, क्योंकि मार्शल आर्ट एक वाहिद स्पोर्ट्स है कि जिस गेम को करने के बाद जो है आपके अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है। और आप जो है वो किसी के साथ भी जो है, जब आपकी शख्सियत के अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस आता है और आपकी शख्सियत के अंदर एक बात करने का जो है वो एक तरीका आ जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर आप बहुत सारी जो माशरे की बुराइयां हैं उससे भी आप बड़े आसानी के साथ बचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो मार्शल आर्ट्स को जो है वो बहुत सारे पेरेंट्स जो है इतनी ज्यादा तरजीह नहीं देते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ जो है वो इसमें और मजीद, बिल्कुल हम भी ये उम्मीद करते हैं। राशिद, बहुत शुक्रिया। राशिद नसीम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्तान में खेले जा रहे पाक इंग्लैंड सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे रोज़ के अख्ताम तक पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो चुकी है और कौमी टीम को मैच जीतने के लिए मजीद 8 विकेटों की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 297 रन का हदफ सेट किया और इंग्लिश टीम ने तीसरे रोज़ का खेल खत्म होने तक 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन बना लिए हैं, जबकि उन्हें फतह के लिए इस वक्त मजीद 261 रन दरकार हैं। मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स 239 रन 6 विकेट पर दोबारा शुरू की, ताहम पाकिस्तान को जल्द ही 7वीं विकेट हासिल हो गई जब साजिद खान ने ब्रेडन कार्स को आउट कर दिया। ये साजिद की 5वीं विकेट थी। इंग्लैंड की पूरी टीम 291 रन पर पवेलियन लौट गई और पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 75 रन की बरतरी हासिल हुई। साजिद खान ने अपनी शानदार बॉलिंग का सिलसिला जारी रखते हुए 7 विकेटें हासिल की, जबकि नोमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के स्पिनर्स का सामना करते हुए मुश्किलात का सामना रहा और तेज़ी से विकेटें गिरने लगी। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाज रन बनाने में मुश्किलात का शिकार नजर आए। अब्दुल्ला शफीक एक मरतबा फिर नाकामी से दुचार हुए और सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। शान मसूद और साइम अयूब ने कुछ देर तक स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन साइम भी 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन हमें लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। उसके बाद साउथ शकील ने 31 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 63 रन की शानदार इनिंग्स के लिए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 221 रन का मजमूई स्कोर किया और इंग्लैंड को 297 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में जब इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरी तो शुरू में ही उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इंग्लिश टीम ने 2 विकेटों पर 36 रन बना लिए हैं और अभी भी 261 रन दरकार हैं। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 8 विकेटें हासिल करनी हैं और इंग्लैंड पर दबाव इस वक्त हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं कमेंट आपका चाहूँगा साजिद खान की बॉलिंग के हवाले से, आपकी क्या राय है इस पर? आप ये समझते हैं हमने तो ये देखा कि उनकी बॉलिंग ने मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है।
देखिए, साजिद खान की बात करें तो प्रोडक्ट आपको फिर नजर आता है डोमेस्टिक क्रिकेट का। डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए कहते हैं कि जरूरी होती है जहां पर आप हाईएस्ट लेवल पे जाके कम्पीट करें। साजिद खान एक प्रॉपर अंडर 13 लेवल से पेशावर के लिए खेलता हुआ है, लेकिन जो आपको याद हो फ्रस्ट्रेशन तो निकलती जब उसने बात भी उस दिन की, जब ज़ैनब अब्बास के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने यही बात की कि जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर भी उस लड़के ने आपको परफॉर्म करके दिया, तब भी उसको आपने ड्रॉप किया। इससे पहले वो केपी के लिए, पेशावर के लिए उसने परफॉर्म किया, तब भी उसको ड्रॉप किया गया। अभी ये जो चैंपियंस कप खेला गया था उसको आखिरी मैच में लाया गया था फाइनल्स के लिए, तब उसने परफॉर्म आपको करके दिया। तो दैट शोज कि वो कमिटमेंट, और खास करके जब डोमेस्टिक का एक एक्सपीरियंस हो तो आप हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करते हो। वन ऑफ द बेस्ट मैं कहता हूँ स्पेल्स आपको नजर आया नुमान और साजिद का। जरूर थोड़ा सा हमारे एक अनफॉर्चुनेट यहाँ पर एक अलमिया है कि लोग जो उनसे एकदम कंपेयर करने लग पड़ते हैं सईद अजमल वगैरह के साथ। सईद अजमल एक डिफरेंट क्लास थी, साजिद खान एक डिफरेंट क्लास है। लेकिन अच्छी चीज जो मुझे लगती है, जो क्रैक्स आपके पड़े हुए हैं विकेट के अंदर, आप साजिद की सीम पोजीशन को चेक करें, सीम किस तरीके से वो हिट कर रहा है। जो ब्रुक को उन्होंने आउट किया, लिटरली अनप्लेबल डिलीवरी थी। तो सारा का सारा दारोमदार इस वक्त साजिद खान और नुमान के ऊपर होगा कि वो जाहिद महमूद पे, कि वो किस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ जितवाते हैं। जितनी कंफर्टेबल पोजीशन में पाकिस्तान नजर आ रहा है, अल्लाह करे होपफुल हो कि लंच से पहले जो उनसे मैच वो खत्म हो जाए। चलें, उम्मीद हम यही करते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने भी कहा, हमने भी देखा, साजिद ने गिले शिकवे भी किए। उन्होंने कहा कि जब भी परफॉर्म करता हूँ ड्रॉप कर दिया जाता हूँ। परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप होना, वैसे क्या वजह समझते हैं आप? पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, फिर वही बात आ जाती है, फिर वही ग्रुपिंग के मसाइल हैं, फिर वही आप किसी के दामाद हैं, आप किसी के कज़न हैं, किसी को रिश्तेदार हैं, तो फिर ही आप टीम में खेलेंगे। इतनी नाइंसाफ़ी तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, नापसंदीदगी है मसला, ये सारा के सारा कि आपको शायद बंदा पसंद नहीं आता। फिर एक थोड़ा सा ना एक मसला हमारे यहाँ पर ये भी रहा है, यहाँ धड़े बने हुए, अनफॉर्चुनेट है ये चीज है। खाली क्रिकेट के अंदर ही, हमारे दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर ही बना हुआ है कि जी कराची लॉबी है, पेशावर है, लाहौर। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जी, पेशावर से जी 4 से ज्यादा लड़के पिक नहीं करने, जी पंजाब से 3 से ऊपर नहीं पिक करने, कराची से। ऐसे होता है यहाँ पर। वो ये चीज नहीं देखते कि यार टैलेंट कहाँ से ज्यादा आ रहा है। टैलेंट जहां से आएगा ऑब्वियसली आपने टीम को देखना है, बेनिफिट कहाँ से हो रहा है, आपने वहीं से लड़के उठाने हैं कि यार हमें टीम को बेनिफिट करना है। ये चीज आपको खत्म करनी पड़ेगी। ये खाली साजिद खान नहीं, बहुत से शायद प्रेशर कुकर हो जो फटना चाहते हो, परफॉर्मेंस देके फटेंगे। कामरान गुलाम की आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस, उसने इतनी क्रंच सिचुएशन के अंदर आके उसने 100 स्कोर किया। मैंने फिर कहूंगा कि वो डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस वो कैरी कर रहा है। हम ज्यादती क्या करते हैं, ज्यादती हम ये करते हैं एक लड़के के साथ, वो पूरी जिंदगी बेचारा डोमेस्टिक पाकिस्तान के अंदर सरजमीन पे खेलता है, हर विकेट का उसको पता होता है कि कैसे बिहेव करेगी, वो परफॉर्म भी अच्छा करेगा। लेकिन आप उसको जाके कहाँ अपना चांस देते हो? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां पर आपके बड़े से बड़ा प्लेयर फ्लॉप होता है। फिर आप उस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई ये तो अच्छा था ही नहीं। तो भाई आप अपनी होम कंडीशन पे चांस दो ना। अब्दुल्ला शफीक बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। साइम अयूब की बात करूं, उन पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन मुझे कंसिस्टेंट नजर नहीं वो आ रहे। आपके पास हुरैरा बैठा हुआ है, हुरैरा को मसला कि आपको चांस देते हुए, आप उसको चांस तो दो। उस लड़के ने ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर की हुई, डबल भी की हुई है, और अपने होम कंडीशंस पे की हुई है। बेस्ट मौका आप उसको चांस यहाँ पर दें। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिटरली इसके बारे में सोचना पड़ेगा, अपने डोमेस्टिक के बारे में। प्लेयर्स आपके पास हैं, मसला ये है कि डोमेस्टिक का लड़का जो उनसे वो कहता है यार 4 डे के अंदर क्या रखा हुआ है, टीवी पे वो ज्यादा लाइव टेलीकास्ट होता नहीं है। ये डोमेस्टिक के अंदर आपके होता है। आपका प्लेयर बेशक 10 खिलाड़ी भी आउट कर लेना, 10 खिलाड़ी काउंट किए जाते हैं किस टीम के खिलाफ किए हैं, कौन सा प्लेयर उसने आउट किया है। जहां पर उनको नजर आएगा ना कि बाबर को इसने 2 दफा आउट किया है, या रिजवान को इसने आउट किया, शादाब को आउट किया, जो बड़े नामों की बात मैं कर रहा हूँ, तब वो आई कैच होता है कि यार हाँ ये लड़का तगड़ा है। वो फिर सोचता है कि यार T20 के अंदर मैं आउट करूंगा, क्योंकि T20 तो लाइव टेलीकास्ट होती है, तो मुझे पाकिस्तान की कैप मिल जाएगी, मुझे दुनिया लीग क्रिकेट जो है वो पहचानेगी। और हकीकत है यही होता है, आप नजरअंदाज करते हो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अहमियत देनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रोड्यूस करते हो रिजल्ट। ठीक है, वैसे एज एक्सपेक्टेड दूसरी इनिंग्स जिस तरह से हमेशा से पाकिस्तान का एक हमने ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है, और पिछले कुछ टेस्ट में ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी पुख्ता हुआ है कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं दूसरी इनिंग्स में काफ़ी घबरा जाते हैं, उस तरह से स्कोर नहीं कर पाते हैं, पिच मुश्किल हो गई, इंग्लिश स्पिनर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया। आपको वजूहात क्या नज़र आ रही हैं? आपने खुद ही कहा, अब्दुल्ला शफीक का कहा, साइम अयूब का आपने कहा, साउथ शकील का आपने कहा, ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, रिजवान उस तरह से परफॉर्म करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। 4-5 बैट्समैन हमारे ऐसे लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, अभी भी मैं ग्राफ पढ़ रहा था जिसके अंदर पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो तीसरी या चौथी इनिंग्स की आप बात कर लें, चाहे पाकिस्तान ने चेस करना हो, चाहे बिल्डअप इनिंग्स करनी हो, हम बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होते हैं, क्योंकि वो प्रेशर कंटेन हमारे बैट्समैन नहीं कर सकते। और आपको नजर आता है, वो हमेशा नजर ये आया कि पाकिस्तान ने प्रेशर कंटेन नहीं किया, थैंक्स टू द पाकिस्तानी बॉलर्स, कि आपके पास इतनी लीड मौजूद है
कि आप थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन के अंदर गए, और लिटरली मुझे फिर भी था कि शायद पाकिस्तान 350-400 इस विकेट पे, ये स्कोर बहुत अच्छा है। लोग कह रहे हैं ना कि नहीं यार 260, और भाई इतने क्रैक्स पड़े हुए, बॉल प्रॉपर स्पिन हो रहा है, इतना आसान नहीं होगा उनके लिए बैटिंग करना। पाकिस्तान को भी मसला हो रहा था यहाँ पर, आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे था 300-350 करेगा। लेकिन वो आपको नजर आता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से सेकंड इनिंग्स के अंदर फ्लॉप होता हुआ है। शान मसूद की बात करूं, शान पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है, आपके डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा रन्स हैं, काउंटी क्रिकेट के अंदर आपके बहुत ज्यादा रन्स हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, मुझे शायद नजर आता है कप्तानी का प्रेशर बहुत है उनके ऊपर। आपको या तो कप्तानी से उनका फैसला करना पड़ेगा ताकि वो रिलैक्स पोजीशन में बैटिंग कर सकें। आपको याद हो इससे पहले जब वो कप्तान नहीं रहे, पाकिस्तान T20 टीम का भी हिस्सा रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था, तब भी आपको शान मसूद बड़े अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। उसके अलावा भी आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए, जो प्रेशर है कप्तानी का शायद वो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है उनकी बॉडी को, और आपको नजर भी आ रहा है जिस तरीके से ये पिच पिंडी जो पिछला मैच था वो विकेट थी परफॉर्म करने वाली, ये विकेट थी चैलेंजिंग पोजीशन वाली। लेकिन फिर अवैस एट द एंड, अवैस सॉरी टू इंटरप्ट यू, एट द एंड कप्तानी करेगा कौन? बाबर को हमने हटा दिया, कप्तानी से जब निकाला तो फिर हमने उनको टीम में भी उनकी जगह नहीं बन पाई, उनको टेस्ट सीरीज से भी निकाल दिया। जिस तरीके से निकाला गया उस पर बड़ी बात की जा रही है कि आप अपने एक वर्ल्ड क्लास बैटर को किस तरह से ऐसे निकाल सकते हैं। शाहीन को आप कैप्टन नहीं बना सकते हैं, अभी आप कह रहे हैं शान मसूद भी कैप्टनसी पे के बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, अब फिर रिजवान ही बचे। नहीं देखें, मेरी मसला पता सारा का सारा क्या है, मैं इस चीज को डिफेंड भी करूंगा। कप्तानी वाले मामले पे इशू ये होता है कि कप्तान बोझ क्यों नहीं उठाता, इसलिए नहीं उठाता क्यों, वो बेचारा इसी कश्मकश में मारा जाता है कि यार पता नहीं मैं एक सीरीज का कप्तान हूं या 2 मैचेस का कप्तान हूं, उसको पता नहीं होता। लिटरली शान मसूद को मैं लिख के कह रहा हूं, उसको नहीं पता होगा कि मैं किस चीज का कप्तान हूं। क्या आपने उसको बैकअप किया हुआ कि यार जो भी रिजल्ट हो, तुम 2000 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 2025 तक तुम कप्तान हो यार, टेक योर टाइम, टीम को अच्छा लेके चलो, डिसीजन अपनी लो, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लो, फिर बैकअप भी करोगे। यार मैं डिसीजन ले रहा हूँ, ये टीम मुझे परफॉर्म करके देगी, नहीं देगी, मैं इसका जवाब दूं। आप बैकअप नहीं करते हो किसी प्लेयर को, डरता है बेचारा। वो कप्तानी कहां से करेगा जब साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर के अंदर होगा कि यार उसको पता है कि यार मेरी कप्तानी जो सी स्टेक पे लगी हुई है, टीम की परफॉर्मेंस है कोई नहीं टीम में। आपने फिर एक नया रूल निकाल दिया कि जो कप्तान है और जो कोच है वो टीम की अपना उसके अंदर होगा नहीं, सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो सिलेक्शन उसने फाइनल जो प्लेइंग 11 उसने देनी है, ये प्रेशर आप खुद बिल्ड कर रहे हो। कप्तान बेचारा फिर क्या करे, मुझे पता है ना, हर जगह से उसको इतना आपने इंटैक्ट किया हुआ है कि वो परफॉर्मेंस छोड़ के वो बेचारा इसी चीज में लगा रहता है मैं कप्तानी किस एंगल से बचा सकूं। इस चीज को आपको खत्म करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लिटरली मजाक बन के रह चुके हैं, सारे बात कर रहे हैं, आप कमेंटेटर्स की बात कर रहे हैं, एथन की बात करें, नासिर हुसैन की बात करें, वो यहाँ तक कह चुके हैं कि इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि सारी की सारी प्लानिंग आपकी, और वो सब डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं कि वो मैनेजमेंट की वजह से है, जिससे टीम का मोराल भी डाउन है, टीम की सिचुएशन भी डाउन हुई, टीम में भी ग्रुपिंग हो गई। अच्छा वैसे पाकिस्तान ने जिस तरह से अभी 297 रन की बर्तरी, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा स्कोर है, कल तक नहीं लग रहा था, मुझे पर्सनली नहीं लग रहा था, लेकिन जब फिर मैंने इंडिया की टीम को देखा 46 रन पर आउट होते हुए उनके होम ग्राउंड पर, तो फिर मुझे जाके को तसल्ली हुई कि नहीं हमारे लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये हमारा तसल्ली का भी ना एक अलग पैमाना है। नहीं, आपने से बात की कल, मैं खुद, मुझे याद है पाकिस्तान जब यहाँ अपना करा था तो ऑफिस में हम सारे लड़के मैच इंडिया का देख रहे थे। हमने कहा नहीं इनको देखो, इनका मजा आ रहा है कि जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, वो जो क्योंकि देखें वो उसमें एक तो बारिश एक दिन पहले आपको पता है पूरा अहमद उधर अपना रही है, और दूसरा फिर विकेट के अंदर डैम्पनेस भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को जिस तरीके से उन्होंने इंटैक्ट कल फास्ट बॉलिंग करवाई है, बड़ी तेज कल बॉलिंग करवाई है, आसान नहीं था उनको फेस करना, लेकिन इंडिया बड़े बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है, खास करके अपनी होम कंडीशंस की बात करें, ये चीजें होती हैं। देखें विकेट्स की बात करूं, मुझे पता है बहुत ज्यादा तनकीद इंग्लिश प्लेयर्स से भी हुई है, एक्स क्रिकेटर्स जो है उनसे भी हुई है कि जी मुल्तान के अंदर इतना टर्निंग ट्रैक रखा हुआ है, तो भाई जब आप अपनी होम कंडीशंस पे खेलते हो तब अपनी टीम को हमेशा एक बेनिफिट देते हो। आपने इंडिया को देखो, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर हराना उसको मुश्किल है, जो भी कल सिचुएशन हुई वो अपनी जगह है, इंडिया को हराना मुश्किल है क्योंकि वो स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं। तब तो मैंने कोई इतना शोर नहीं देखा किसी से बनते हुए कि जी वहां इतने ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक क्यों होते हैं। हमारे यहाँ बस स्पिनिंग ट्रैक आ गया, इनको तकलीफ होगी इस चीज के। आपके हसीब ने भी तो कल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इंग्लैंड अगर स्पिनर की बात करूं, उसने भी तो हमारे प्लेयर्स को तंग किया। आए मैदान के अंदर आप फाइट करें, और एक अच्छी हिकमत अमली थी आकिब जावेद से, बहुत से इख्तलाफात होंगे आकिब भाई से, लेकिन हैट्स ऑफ, उनकी हिकमत अमली बहुत अच्छी थी। क्या स्पिनर्स लेके आओ, स्पिन ट्रैक बनाओ, चैलेंजिंग पोजीशन में इनको लेके आओ, आपके सामने उनकी पोल खुल गई है।
ठीक है, और हमारी पोल कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को लेकर खुली थोड़ी सी कि वो इस मैच में इतने हमें नुमाया किरदार अदा करते नहीं दिखाई दिए। लास्ट कमेंट चाहूंगा। देखिए फास्ट बॉलर आपके पास है कौन सा? बेचारा आमिर जमाल ऐसा ऑलराउंडर आपके पास है, बैटिंग के साथ वो परफॉर्म कर रहा है। उसको आपको पता, अगर इस टेस्ट सीरीज से पहले अगर आपको याद हो तो आमिर जमाल फिटनेस का उसका इशू था, आपको याद हो वो फिटनेस का थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ फाइटर है वो। कमेंटेटर्स भी बात करते हैं, चाहे वो बैटिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, चाहे बॉलिंग की बात करें, फिटनेस 100% ना होने के बावजूद वो फाइट कर रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, ठीक है वैसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन अब हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो है ज़हनी सेहत और समाजी ताल्लुकात के हवाले से। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, हमारे मामलात ज़िंदगी बदलते जा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे समाजी ताल्लुकात भी। ये ताल्लुकात हमारे ज़हनी सुकून और खुशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि इंसानी ताल्लुकात हमारी ज़हनी सेहत पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। माहिरीन कहते हैं कि मजबूत समाजी ताल्लुकात ज़हनी सुकून, खुशी और ज़िंदगी की बेहतर क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान एक समाजी मखलूक है, खुशहाली का बड़ा हिस्सा उसके इर्द गिर्द मौजूद अफराद से जुड़ा होता है। जब हमारे पास मजबूत और मुस्बत ताल्लुकात होते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं और हमें ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने में भी आसानी होती है। लेकिन जब हम तन्हा महसूस करते हैं तो ये हमारी ज़हनी सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। समाजी ताल्लुकात का एक अहम पहलू ये है कि ये हमें जज्बाती सपोर्ट फराहम करते हैं। जब हम किसी मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं तो हमारे ख़ानदान, दोस्त और साथी हमारी मदद करते हैं और ये सपोर्ट हमें मुश्किलात से लड़ने में मदद देती है और हमें सुकून फराहम करती है। दूसरी जानिब तन्हाई ज़हनी सेहत पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात डाल सकती है। तहकीक से पता चलता है कि तन्हाई डिप्रेशन, एंजाइटी और दीगर जहनी बीमारियों का सबब बन सकती है। तन्हाई का एहसास हमारे दिमाग के वो हिस्से को मुतासिर करता है जो खुशी और आराम का तजुर्बा करता है, जिसकी वजह से हम उदासी और मायूसी का शिकार होते हैं। इसी तमाम सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा, जो माहिर नफ्सियात हैं और इस मौजू पर गहरी नज़र रखते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंसानी ताल्लुकात ज़हनी सेहत को मुतासिर कर रहे हैं और तन्हाई से बचने के क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे समाजी ताल्लुकात हैं वो हमारी ज़हनी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। जैसे कि मैंने मोनोलॉग में भी डिस्कस किया कि जब भी कोई मुश्किल आती है, अगर हमारे दोस्त हैं या हमारी फैमिली का जो सर्कल है हमें अगर सपोर्ट करता है, सपोर्टिव रहता है, तो हम भी पॉजिटिव रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और लाखों दुरूद व सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे और सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। अच्छा, ये इतना इम्पॉर्टेंट मौजू है कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और बुनियादी तौर पे बीइंग ए मुसलमान और बीइंग ए पाकिस्तानी हमें इस मौजू को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। और आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा चांस भी है, आपके पास एक फोरम भी है जिस पे इसको बात करना चाहिए। असल बात जो है वो समाजी ताल्लुकात की बात आपने की, जहनी सेहत की आप बात की। अच्छा, मेरी नज़र में तो WHO वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन की जो रिकमेंडेशन है, जो आपने बताया कि हर दूसरा आदमी जो है ना डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, कहते ये हैं कि दुनिया में हर 4 में से एक आदमी कभी ना कभी ज़िंदगी में उसको जहनी और नफ्सियाती बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, जो कहीं पे भी रहते हैं, किसी भी सोशल स्टेटस से उनका ताल्लुक़ है। उनके दिमागी बीमारी से वो शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो, तो चांसेस तो 100% है सबको। अच्छा, हम मिन हैज़ुल कौम बहुत अजीब कौम है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए सेहत जो है ना वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। और सेहत, मैं उस सेहत की बात कर रहा हूँ जिस सेहत के बारे में आप और मैं दोनों सोचते हैं, वो है जिस्मानी सेहत। बिल्कुल, उसके बारे में हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई हम ख्याल नहीं करते, लीस्ट इंटरेस्ट है हमारा, कोई हम उसके लिए बजट नहीं रखते, कोई हम डिस्कस नहीं करते। जब हमारे पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद हम उस सेहत की तरफ तवज्जो देते हैं, बिल्कुल, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं या जो भी उसकी मदद लेते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सेहत है, कहते हैं कि नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे माशरे में जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टिग्मा है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप सुबह आते हैं यहाँ पे चैनल पे और अगर अपने साथियों से आप पूछ लें कि आपकी जहनी सेहत कैसी है, तो वो आपसे लड़ना शुरू कर, जबकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जितनी तेज़ी से मैं इस माशरे में तब्दीली देख रहा हूँ,
मुझे 32 साल हो गए साइकेट्री से रिलेटेड, और मैं साउथ एशिया के एक सबसे बड़े इदारे जिसका नाम फाउंटेन हाउस है उससे 22 साल से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैंने माशरे को बहुत तेज़ी से डिटोरिएट होते हुए देखा है, और डिटोरिएशन की वजह यह है कि हम इस मौजू पर बात नहीं करते जी। मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, क्योंकि मेरे लिए वो रोल मॉडल हैं और हम सब के लिए वो रोल मॉडल हैं, वजह है खल्क़ कायनात। अगर हम इस हदीस पे अमल कर लेना तो ये बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है, जुमे का दिन है, खुतबा दे रहे हैं, सहाबा कराम सामने बैठे हुए। अचानक दरवाज़ा खुलता है और एक औरत जिसके बाल ख़राब है, जिसके कपड़े ख़राब हैं, वो आती है, मिंबर रसूल पे आ जाती है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कान में मुसलसल कोई बात करने लगती है। इवन यहाँ तक करती है कि आपको हाथ पकड़ के मस्जिद नबी से बाहर लेके जाती है। आपको अंदाज़ा है कि उस दौर में या आज के दौर पे भी जो धूप का आलम होगा, और वो बात करती जाती है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा तरीक़े से मुतवज्जो हैं, उसको सुनते हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं, सर को नोट कर रहे हैं और उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है। बाल ख़राब हैं, कपड़े गंदे हैं, आप इसकी इंपॉर्टेंस को सोचें। तो जब काफ़ी देर गुजर जाती है, बालों से पसीना जूतों तक आ जाता है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीम आका के साथ होते हैं और वो दरख्वास्त करते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दिमाग ठीक नहीं है। आप जवाब सुने और आप मुझे बताएं, जितने लोग टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या हम अमल करते हैं इस पर? आप फरमाते हैं मुझे पता है इसका दिमाग सही नहीं, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? हमने सुनना छोड़ दिया। अच्छा, हमने सुनना किसको छोड़ा है? हमारे जो कमरे में रहता है, शादी से पहले माँ बाप, बहन भाई, बिल्कुल, और शादी के बाद मियाँ बीवी। नतीजा ये है कि जब प्रॉब्लम आती है ना, जब साइकेट्रिक इलनेस आती है, जब नशा आता है, जब तलाक होती है, जब जॉब जाती है, जब डिप्रेशन, जब एंजाइटी आती है, तो आपको नहीं पता होता, मोहल्ले वालों को पता होता है। उसकी वजह है कि हमने सुनना छोड़ दिया। बिल्कुल। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अपनी जहनी सेहत ठीक रखना चाहते हैं तो घर में एक दूसरे को सुना करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस पर समझते हैं कि कुछ हमारी पर्सनालिटीज़ भी हैं जो वेरी करती हैं, जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग शेयर ही नहीं करते हैं अपनी चीज़ें। देखिए, जब यहाँ पर भी देखिए, आप सुनना तो शुरू करें ना, पहला स्टेप तो सुनना है। जब आप सुनेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है ना वो, अच्छा, जो घर का बड़ा है ना, तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप घर के बड़े को इमाम तो समझे ना। मस्जिद में अगर आप जाएं और इमाम जो है वो सजदे में जा रहा है, आप रुकू में चले जाएं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? चलेगा सिस्टम नहीं। बिल्कुल। स्कूल में, कॉलेज में जो प्रिंसिपल, टीचर जो कहेगा, घर में जो इमाम है वो बाप है, घर में जो इमाम है वो दादा है, तो आपको फॉलो करना है। बिल्कुल। तो आप रिलेशनशिप, अच्छा, मैं आपको बताऊँ, समाजी ताल्लुक़ात की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की आप बात कर रहे हैं, हर घर की कहानी है। और ये घर की कहानी तो मैंने तो आपको बता दिया कि हर इंसान की कहानी है। उसकी वजह क्या हुई है? वजह ये हुई है कि हमने जो है ना अपने बुजुर्गों को ऑब्सोलीट कर दिया। उनको कहा कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। आपको क्या पता अब्बा, दादा जान, आपको क्या पता जो मुझे पता है? नतीजा ये हुआ कि वो बॉन्डिंग ख़त्म हो गई, और उसके नतीजे में जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अच्छा, हमने खानकाही निज़ाम ख़त्म कर दिया, बुज़ुर्ग ख़त्म कर दिए। अच्छा, जो सो कॉल्ड बुज़ुर्ग हैं, वो जिनकी 2 नंबरियाँ इतनी मशहूर हैं कि आप उनके पास जाना भी बेकार है, तो हमने वो भी ख़त्म कर दिया। घर एक यूनिट है, उस यूनिट को भी ख़त्म कर दिया। नतीजा ये है कि इस वक्त सारी दुनिया में तो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है, टाइम लिया जाता है, 6-6 महीने। उनके पास तो कोई बुज़ुर्ग नहीं होते, लेकिन वो जाते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारे पास ना हमने बुज़ुर्गों को छोड़ा, ना हमारे पास हम साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि स्टिग्मा है। साइकेट्रिस्ट के पास तो जैसे ही आप जाने की सोचते हैं तो आपको पागल करार दिया जाता है, इस तरह के अलकाबात से पुकारा जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, हमारा अस्पताल आधा किलोमीटर के फासले पे अनारकली से, तो हमारे पास अपनी बेटी को एडमिट करा के जाते हैं और गाड़ी खड़ी करते हैं अनारकली में, और कहते हैं जी हम तो अनारकली बाजार आए थे। असल में तो वो एडमिशन के लिए आए थे वहाँ। बेटे को एडमिट कराते हैं और कहते हैं वो तो इंग्लैंड पढ़ने गया हुआ। ये है स्टिग्मा। और मैं किसी दादू के गांव में या किसी KP के किसी दूर रफ्ता इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर शहर की सेंटर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, वो जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सुनाई है, एक तो सुनना शुरू करें, और दूसरा जो है ना वो रिलेशनशिप गिव एंड टेक की बुनियाद पे, गिव एंड टेक की बुनियाद पे। आप चाहते हैं कि आपसे मोहब्बत की जाए,
आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त की जाए, आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए, आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त की जाए, तो भाई आप दूसरे की करना शुरू कर ये भी करेंगे तो होगा, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर दूसरा जो मैंने हमारे माशरे में फिर डिटोरेशन की वजह, एक तो नाशुक्रापन जो है ना हमारे माशरे पे बहुत ज़्यादा, हम हैव और हैव नॉट की जंग में जो है ना शामिल हो चुके हैं। तो जो आपके पास है, अगर आप उसके शुक्रगुजार हैं तो आप यकीन कीजिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा खूबसूरत आपके पास एक चीज़ आपको ऑर्गन दिया हुआ है जिसका नाम ब्रेन, दिमाग है। उसमें से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो आपको हार्ट अटैक से और जहनी बीमारियों से बचाते हैं, अगर आप शुक्रगुजार हैं। और आप शुक्रगुजार किस किस के होने चाहिए? अल्लाह का सबसे बड़े शुक्रगुजार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने की शुक्रगुजारी, अपने वालिदैन, अपनी रूहानी वालिदैन, टीचर्स के शुक्रगुजार, अपने दोस्तों अहबाबों के शुक्रगुजार। अच्छा, करीम आका के क्योंकि मेरे लिए तो रोल मॉडल है, मैं साइकेट्री क्योंकि मेरा फील्ड है, मैंने देखा कि आज से 1450 साल पहले एक शख्स का बिहेवियर, उस बिहेवियर ने दुनिया को तब्दील कर दिया। आपको पता है दुनिया में सबसे छोटा मज़हब इस वक्त जो है वो इस्लाम है, और सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। एक शख्स के बिहेवियर की वजह से। तो पहाड़ी पे खड़े हुए कहा पीछे से फौज आ रही है, कहते हैं हाँ, अगर आप कह रहे हैं तो आ रही है, कहते नज़र आ रही है, कहते नहीं नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन आप कह रहे हैं क्योंकि आप 40 साल से सच बोलते थे। अच्छा, अजीब माशरा है। माशरा ये है कि शराब तो हराम है ना हमारे माशरे में, क्या झूठ हलाल है? झूठ भी हराम है। हाँ, तो हमने कुछ डिमार्केशन जो है ना अपनी ज़िंदगी में ला लिया। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो ये हमने जब स्टडीज़ करनी शुरू करी और पता चला कि 1450 साल पहले जो पैरामीटर्स मौजूद थे, अगर वही पैरामीटर्स आज हम ये 100 साल 150 साल की जो साइकेट्री पढ़ रहे हैं और मेडिसिन पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी और हमने नहीं इसको डिस्कस किया। छोटे को सलाम करो, छोटा बड़े को सलाम करे। आप देखें वो हार्मोन निकलेगा जो आपको हार्ट अटैक से बचा दे। कैसी खूबसूरत बात है। हम बगैर मतलब के सलाम नहीं करते। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं सर, ये आसान नहीं है। अच्छा, मोमिन की निशानी बड़ी खूबसूरत बताई करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन की निशानी है कि वो उसका दिल एक छोटी सी चिड़िया की तरह होता है, वो जल्दी से माफ़ कर देता है, जल्दी से माफ़ी मांग लेता है। जिन लोगों ने जल्दी से माफ़ करना सीख लिया है, जिन लोगों ने माफ़ी मांगना सीख लिया है, उनको भी जहनी बीमारी कम हो, उनके भी समाजी ताल्लुकात बेहतरीन रहते हैं। नहीं तो आप ये देखिए कि मेरा जो अस्पताल है फाउंटेन हाउस, उसकी दीवार सेशन कोर्ट की दीवार है। वहाँ 2 मुकदमे सबसे ज़्यादा, एक तलाक का मुकदमा और एक प्रॉपर्टी का जायदाद का। और ये किन के दरमियान है? ये रिश्तेदार मोहल्ले वालों के दरमियान नहीं है, ये फैमिली है। तो यूनिट किसको तगड़ा करना है हमें, किसको मजबूत करना है यूनिट? वो यूनिट घर है। जब आप इमाम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, बीवी जब शौहर की बुराई करेगी तो बच्चे कैसे? अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत सी बात यह है कि बच्चे जो है ना वो अपनी आंखों से सीखते हैं, कान से नहीं सीखते। वो तो जो देखते हैं वो सीख रहे हैं, वही सीख रहे हैं। वो देखते हैं कि 12 साल की उम्र तक आपने, कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक आपकी खुशबू, और फिर 12 साल की उम्र साया बच्चा आपका। तो डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं जब हम 90s के दौर की बात करते हैं तब घरों में रहना, मिलना मिलाना, वो तमाम चीज़ें बड़ी चेंज थी। सोशल मीडिया के दौर से पहले की मैं बात करना चाह रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया के दौर में ऑनलाइन ज़्यादा वक्त गुजारे हैं, पेरेंट्स अपने फ़ोन्स पे लगे हैं, बच्चे अपना स्क्रीन टाइम वहाँ पर लगा रहे हैं। ये बुनियादी वजूहात हैं सर, ताल्लुकात जो हैं वो बहुत श्रिंक हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। और देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन हर शख्स को अपना हिस्सा डालना चाहिए। आप पहले तो इसको बुराई तो समझे ना। स्टेप 1 क्या है? सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया में बेतहाशा अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन क्या हम अपनी फैमिली खाने का टाइम साथ कर लें? ऑफिस जाने से पहले 10 मिनट बैठ जाएं, फैमिली मेंबर्स इश्यूज़ पर डिस्कस कर लें। ये तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल, कि या इतना इंपॉर्टेंट है यूट्यूब की, इतना इंपॉर्टेंट है जो दूसरी चीज़ें, क्या आपने अपने बच्चों को, अच्छा आप हैरान होंगे, तलाक इतनी ज़्यादा हमारे माशरे में फैल रही है कि मैं अगर इस पर अगर बात करूं तो कोई आधा घंटा इस मौजूद बात हो सकती है। दरारें घर में पैदा, आइसोलेटेड फैमिलीज़ बनती जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली की गुफ्तगू होने लगी है, और उस न्यूक्लियर फैमिली में खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। हम तो डिस्कस ही नहीं करते। जो वही मैंने कहा कि हम सुनते नहीं हैं, हम बात नहीं करते। अच्छा, जिस चीज़ पे आप बात नहीं करेंगे उसका मसले का हल कैसे निकलेगा? उस मसले का मसला पता ही नहीं चल रहा किसी आप शाम को बैठे 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, आप देखिए बस मुल्क ख़त्म होने वाला है, इमरान खान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने कर दिया, वो भाई मसले दूसरे हैं हमारे।
1 करोड़ नौजवान पाकिस्तान में नशा करता है जो 15 से 50 साल के दरमियान है। आप ज़रा मल्टीप्लाई तो करें ना इसका जो बर्डन है। उस घर में, जिस घर में एक यंग एडल्ट नशा करता है, क्या वो वहाँ माँ सही काम करती है? क्या वो बाप जो एक दुकानदार है, क्या वो जा सकता है? क्या वो जो बहन जिसकी शादी हो गई है वो नशई की बहन नहीं कहलाती? क्या उसके बहन भाई जो दूसरे हों, क्या स्कूल कॉलेज में सही पढ़ सकते होंगे? एवरेज 7 करोड़ लोग एक बीमारी से अफेक्टेड है। हर कोई डिस्टर्ब। 7 करोड़ लोग एक बीमारी से डिस्टर्ब है जिस पे हम बात नहीं करते। मैंने पहले कराची की सड़कों पे देखा था नशा करते हुए, और आप लाहौर के सड़कों पे आप देखिए नशा करते हुए। इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये वो खुशनसीबी कह लें, बदकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान की आबादी 2, 3, 4 दर्जे पर है कि जहाँ पे यंग एडल्ट्स रहते हैं। ऐसे ही है ना कि बूढ़ों वाला मुल्क तो नहीं है, जवान लोगों का मुल्क है। इतनी बड़ी बीमारी, फिर नफ्सियाती बीमारियाँ। कोई बेटी घर में ये कह दे कि मुझे डिप्रेशन है, अभी आपने मौजूद डिप्रेशन की बात की, हर दूसरा आदमी, मतलब ना बताना किसी को, शादी नहीं होगी तुम्हारी, अगर होगी तो टूट जाएगी। ये कैसा माशरा है? कहाँ मेरा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने उस कल्चर में कि जहाँ बेटियों को दफनाने को प्राउड फील किया जाता था, बेटे के पैदा होने को प्राउड फील, क्या तब्दीली आई है 14.5 साल में? मुझे बता दें, आज भी बता दें। और ग्रास रूट लेवल पर काम करने की हमें ज़रूरत है, यानी कि हर शख्स हमें हर स्टेज पर काम करना है, हमें अपने घरों के अंदर काम करना है, हमें स्कूल्स के अंदर भी इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले घर में काम करना है। देखिए मैंने आपको बताया बच्चा कहाँ से सीखता है? आंखों से सीखता है। वो देख, क्योंकि अभी सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं सकता, तो वो देखने से वो उसको, बाप झूठ बोल रहा है, वो देख रहा है, क्या कुछ नहीं सकता। माँ जो है वो गीबत कर रही है, वो क्या कुछ नहीं सकता, देख रहा है वो। क्योंकि मैं रोज इस तरह के केसेस को देखता हूँ कि 5 साल का बच्चा जो है वो अपनी माँ को जहर दे रहा है खाने में। आपको पता है ये हो सकता है ऐसा? क्यों? क्यों? उसने अपनी माँ को अपनी दादी को देते हुए देखा है कि दादी के खाने में उसने डाला था। अच्छा, क्योंकि माँ कहती थी कि जान छूट जाएगी तो मैं भी जान छुड़वा लेती हूँ उससे, आंखों से देखते हुए, सिर्फ देखते हुए। और जो उसके बाद वाला सिलसिला है वो ये है कि हमें 3 जगहों पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले तो मैंने कहा घर, जो यूनिट है, घर में, बिल्कुल घर में। उसके बाद हमें मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मस्जिद, उलमा कराम का सबसे बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि लोग अभी भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और तीसरा जो है ना प्राइमरी स्कूल, वहाँ से शुरू है कहानी, फिर सेकेंडरी, फिर यूनिवर्सिटी, और फिर आप जहाँ भी इंस्टीट्यूट्स में चले जाएँ। लेकिन ये हर शख्स को इस पर बात करने की ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सेहत जहनी सेहत के बगैर नहीं हो सकती। बिल्कुल इसकी इम्पोर्टेंस को जब तक हम ज़ोर ज़ोर से नहीं बजाएंगे। पूरी दुनिया में 8 अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी आजकल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के हवाले से बात हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ मेंटल हेल्थ डे रोज़ मनाना चाहिए, ज़्यादा बात होनी चाहिए, रोज़ मनाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के घर में है और ख़ुद मुझे अगर हो जाए तो लग पता जाता है पूरे ख़ानदान को। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर नफ्सियात डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में अंदर 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जहाँ चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी मुतवक्के है। जैसा पिछले दिनों के दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि लसबेला, मिट्टी और पसनी में ये 40 डिग्री तक पहुँचा। गर्म मौसम के लिए हमें अभी भी तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर हम कराची की बात कर लें तो यहाँ अगले 3 रोज़ तक मौसम गर्म और मतरूब रहने की भी तवक्को है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक हफ्ते के रोज़ गर्मी का पारा 39 डिग्री तक पहुँच सकता है, और आज जो हम दर्जा हरारत देख रहे हैं वो 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। सुबह से दोपहर तक मगरबी हवा चलेगी, जबकि शाम के वक्त जुनूब मगरबी हवा का रुख होगा। और इसी तरह सूबे के जो दीगर अजला हैं वहाँ पर भी मौसम गर्म और खुश रहेगा। लेकिन एक और अहम मसला जो हमें दरपेश है वो है स्मोक का, जिसका आगाज़ अभी शुरू हो चुका है। पंजाब के मैदानी इलाकों की हम बात करें तो स्मोक का राज है, और लाहौर इस बार एक बार फिर से दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें अपडेट कर दीजिएगा आइंदा 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम किस तरह का रहेगा, उम्मीद क्या की जा सकती है, कब तक ये जो सर्दी है वो स्टार्ट हो जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, दिन में तो आजकल आपको पता है कि थोड़ी तेज धूप होती है, लेकिन रात की फनकी खासकर पहाड़ी इलाकों में कुछ ना कुछ हो गई है। हल्की फुल्की सर्दी केपी के जो पहाड़ी इलाके हैं और बलूचिस्तान के
ठीक है जी सरफराज साहब, ये भी इस हवाले से फिर हमें बताइएगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान में मुतवक्के बारिश हुई उसका क्या असर पड़ सकता है? हालिया दिनों में मुल्क का जो मुख्तलिफ इलाकों का दर्जा हरारत है उसमें तब्दीलियों की वजूहात आप क्या देख रहे हैं? देखिए, वो तो कोई हल्की फुल्की बारिश हुई कि इतनी पिछले चंद दिनों से ना कहीं भी कोई ऐसी खास काबिल जिक्र बारिश नहीं हुई, बल्कि पूरे जब से अक्टूबर शुरू हुआ है कोई ऐसी इक्का दुक्का जगहों पे हुई है। शुरू में हुई थी जो 5 या 6 अक्टूबर को एक्सपेल हुआ था। अभी इम्कान ये है कोई 23-24 को 23 से 25 के दरमियान कुछ ना कुछ केपी के कुछ इलाकों में, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कोई एक हल्की सी वेव आएगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो उसके बायस पहाड़ों पर बहुत जो बुलंदों वाला पहाड़ है उन पर हो सकता है कोई हल्की बर्फबारी या फिर बारिश कम अज कम केपी के और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर उन एरियाज में है मुतवक्के 23, 24, 25 इन 2-3 दिनों के दौरान। तो फिर उसके बाद हल्की सी आ सकती है कोल्ड वेव उन एरियाज में, खासकर जो शुमाली इलाका जाते हैं। लेकिन अब ग्रेजुअली अक्टूबर के जैसे आप तीसरे हफ्ते में दाखिल होंगे तो फिर ये कि रात की और सुबह की सर्दी हल्की फुल्की बढ़ सकती है। मैदानी इलाकों में भी कुछ ना कुछ खुनकी हो जाएगी। और दिन में तो अभी अक्टूबर यानी नवंबर के पहले हफ्ते तक तो कोई खास ऐसी सर्दी नहीं है। उसके बाद ही देखिए फिर नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जाकर पहले 10 दिनों के बाद एक तरह से मैदानी इलाकों में भी मौसम निस्बतन ठंडा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो कराची में अभी क्या देख रहे हैं? मौसम जो गर्म है उसकी क्या वजूहात हैं? कराची में दर्जा हरारत में इजाफे की जो मुमकिन वजूहात हैं वो क्या हैं? देखिए, कराची में पिछला हफ्ता बहुत गर्म गुजरा है। तकरीबन 40 को छू रहा था टेम्परेचर। 3 या 4 दिन मुसलसल 39 से ऊपर रहा टेम्परेचर, 39-40 के दरमियान। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो एक लो प्रेशर एरिया जो बाद में डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ और फिर ओमान के साहिल की तरफ निकल गया, उसके बायस ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। वैसे अक्टूबर कराची में गर्मी गुजरता है, उसके ज़्यादातर कम समझ लेंगे पहले 3 हफ्ते तो ठीक ठाक गर्म ही गुजरते हैं, क्योंकि ऑन एवरेज भी अक्टूबर का टेम्परेचर जो है ना मई और जून के बाद तीसरे नंबर पे आता है। तो अभी भी आज मतलब पिछले 2 दिन तो निस्बतन कम था टेम्परेचर, वो डिप्रेशन जब ओमान की तरफ निकल गया। लेकिन अभी फिर एक तरह से सुबह के औकात से लेकर दोपहर तक एक तरह से। सरफराज साहब, लास्ट कमेंट में चाहूंगा आपसे स्मोक के हवाले से, स्मोक के मौसम की आमद की बुनियादी वजूहात एक बार फिर से हम देख रहे हैं। स्मोक आ चुकी है। स्मोक से मुतासरा शहरों में सेहत के मसाइल के हवाले से कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें अपनानी है, और ये स्मोक का सिलसिला हमें अब हर साल ही फेस करना पड़ेगा? देखिए, पिछले चंद सालों से, बल्कि पिछले चंद क्या अब तो एक दहाई हो चुकी है तकरीबन, उससे आपने देखा कि नवंबर के आते और बिलखुसूस जो विंटर जो होता है ना, ड्राई विंटर होता है जिसमें बारिशें बहुत कम होती हैं, तो उसमें ये स्मोक वाला फिनोमेना बढ़ जाता है। और अब की दफ़ा भी बारिशें कम दिखाई देती हैं। अभी आपने शायद देखी हो फोरकास्ट जो पीएमडी ने इशू की है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की, तो उसमें मामूल से काफ़ी कम बारिशें हैं पूरे पाकिस्तान में ही। तो जाहिर है जब कम बारिशें होती हैं तो जितने पोल्यूटेंट्स हैं आपके और जो आपकी फसलात का वो जो रेजिड्यू होता है वो उसके जलाने के बायस, और फिर ईंटों का भट्टा और गाड़ियों की पोल्यूशन, इंडस्ट्री की, ये सब जमा होकर वो बैठ नहीं पाती। वो बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के दौर में डिजिटल इनकलाब ने दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। हर काम, हर कारोबार और हर इंडस्ट्री तेज़ी से डिजिटल हो रही है, और इसी तब्दीली के साथ नई स्किल्स की मांग में भी ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। एक ऐसी ही डिजिटल स्किल है जो कि ना सिर्फ आपको बेहद माली कामयाबी दे सकती है, बल्कि आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और CSS अफसरान से ज़्यादा कमाने का मौका भी दे सकती है। ये स्किल है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग एक ऐसा फ़न है जिसमें आप अल्फाज के ज़रिए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या फिर आइडियाज़ को इस अंदाज में पेश करते हैं कि वो लोगों को मुतासिर करें और वो ख़रीदारी या फ़ैसला करने पर माइल हों। चाहे वो वेबसाइट का मवाद हो, सोशल मीडिया एड्स हों, ईमेल्स हों। कॉपी राइटिंग का जो मकसद है वो जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको एक मखसूस एक्शन करने के लिए आमादा करना होता है। आज के प्रोग्राम में हमने ख़ास मेहमान अरमश कमाल को मदऊ किया है। एक इंतहाई कामयाब डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटर हैं जिनका काम काबिल ज़िक्र है। अरमश ने पहले एक इंजीनियर के तौर पर मामूली नौकरी की, लेकिन अपनी मेहनत और लगन की बदौलत आज वो एक कामयाब कॉपी राइटर बन चुके हैं। उन्होंने 2000 से ज़ायद बिजनेसेस के साथ काम किया है और अपने क्लाइंट्स के लिए $10 मिलियन तकरीबन 3 अरब पाकिस्तानी रुपए की सेल पैदा की है। वो पाकिस्तान के वाहिद इंटरनल कॉपी राइटिंग कोच हैं जो इस शोबे में पाकिस्तानी नौजवानों को खुसूसी स्किल्स फराहम कर रहे हैं। उनकी सलाहियतों को आलमी सतह पर भी पजीराई मिल चुकी है और उनकी सर्विसेज आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं, जिनमें फाइवर के न्यूज़ लेटर पर दुनिया भर में पहले नंबर पर फीचर होना भी शामिल है। 2023 में उन्हें 18वें सबसे ज़्यादा मकबूल कॉपी राइटर के तौर पर दर्जा दिया गया, जिसने उनकी सनत में साख को मज़ीद मजबूत किया है।
अरमश हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे कॉपी राइटिंग के सफ़र के बारे में मज़ीद जानेंगे और कॉपी राइटिंग के स्कोप के बारे में भी हम बात करेंगे। अरमश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कॉपी राइटिंग की तरफ आप किस तरह से आए, आपको इसकी अहमियत कब महसूस हुई? क्योंकि बहुत से, अगर हम माँ बाप की भी बात कर लें या बच्चों की भी बात कर लें, तो हमारे यहाँ गिने चुने प्रोफेशन हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, या आप कह लें कि हमें अगर किसी भी और फील्ड की तरफ भी जाना है तो वो मखसूस एक तबका था कि यार बच्चा हमारा ये बन जाए। तो आप इस तरफ किस तरह से आए? जी, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि चूँकि हमारे यहाँ पे लिमिटेड ही स्किल सेट होते हैं, तो मेरे भी कभी माइंड में ये चीज़ आ नहीं सकती थी। 2018 में जब मेरी जॉब एंड हुई, एक पावर प्लांट से जब वो एंड हुआ तो मेरी जॉब भी उसके साथ एंड हो गई। तो वहाँ से फिर मैंने ऑनलाइन अर्निंग का पहली दफ़ा एक सर्चिंग स्टार्ट की कि यार ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है। उस टाइम तो इसको एक स्कैम समझा जाता था, लेकिन एक उम्मीद थी कि यार इंशाल्लाह कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ से पहले कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की और टेक्निकल कंटेंट राइटिंग की, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल था। और उस दौरान फिर सर्च करता रहा इंटरनेट पे कि और कौन से स्किल्स हो सकती हैं, जिसमें वीडियो एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेबसाइट काफ़ी नज़र आई। तो फिर एक वीडियो डैन लॉग की मैं देख रहा था, वो भी एक बहुत कामयाब कॉपी राइटर है। उसने कहा कि 5 हाई इनकम स्किल्स आप ज़िंदगी में सीखें। और हाई इनकम स्किल वो उसको कहता था जो आपको $10,000 यानी 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ तक मंथली अर्निंग करवा सके, इसको वो हाई इनकम स्किल कहता है। उसमें जो सबसे पहली उसने कहा मैंने खुद सीखी वो कॉपी राइटिंग थी। वहाँ से मुझे एक इंट्रीग पैदा हुआ, मैं गूगल पे गया, सर्च किया, तो पता चला कि कॉपी राइटिंग तो अल्फाज के ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने का नाम है, और साइकोलॉजी के और सेल्स के और मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बड़ा मुझे इंट्रीग किया इसने, और फिर मैं इसके अंदर डीप डाइव करता चला गया और इवेंचुअली मैंने ये फ़ैसला किया कि यही मेरे लिए स्किल है, और फिर मैं पूरी तरह इसमें चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे क्लाइंट्स भी मिले। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि आपने खुद ही इसको एक्सप्लोर भी किया, आपने खुद ही इस पर काम भी किया, किसी से सीखा, इंटरनेट से सीखा? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मतलब इतना डिजिटल ज़माना हो चुका है, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, हमारे यहाँ अभी भी वो प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं है जहाँ पर बच्चे जाएँ और वो सीख रहे हैं, और मतलब ईजी एक्सेस नहीं है उस तरह से। क्योंकि ईजी एक्सेस हम हमेशा स्कूल को समझते हैं, कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को। तो ये तीनों जो प्लेटफॉर्म हैं, जो मेन हमारी एक दरसगाह हैं, वहाँ पर ये चीज़ें अभी उस तरह से अवेलेबल नहीं हैं। देखिए, इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट किए 2018 के अंदर, उस वक्त कॉपी राइटिंग कि पूरी दुनिया में कोई ख़ास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजेस का तो इशू है और यहाँ पे बेशक रिसोर्सेज का मसला है, लेकिन हमारे मुल्क में बड़ा मसला ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं यंगस्टर्स, वो लोग रिसर्च करने के ऊपर वो आमादा ही नहीं है। यानी वो लोग खुद से कोशिश नहीं करना चाहते, एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनको सिल्वर प्लेटर पर मिल जाए। तो ऐसे नहीं होता। मैंने खुद इंटरनेट पर सर्च करके, गूगल पर सर्च करके, उसके बाद इवेंचुअली मुझे एक कोर्स का पता चला, उसमें एनरोल करके, यानी खुद रास्ते बनाए, खुद देखता चला गया, न्यूज़ लेटर्स, आर्टिकल्स, जो रिसोर्स मिला वो पढ़ा। फिर ग्रुप्स ज्वाइन किए फेसबुक पे डिफरेंट कॉपी राइटिंग के। वहाँ पे एक बड़ा कॉपी राइटर था ऑस्ट्रेलिया का, उसको मैसेज किया, उसने कहा कि यार एक किताब बता दो सिर्फ मुझे जो कॉपी राइटिंग की अच्छी किताब। उसने मुझे एक किताब का नाम बताया जो मैं भी आपको बता भी देता हूँ कि हिप्नोटिक राइटिंग बाय जो विटाले। वो मैंने पढ़ी। फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करते करते यानी खुद रास्ते बनाए। और मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को, मैं 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स को कोच कर चुका हूँ, मुझे ये मसला नजर आता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो असल में रिसर्च नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम गूगल सर्च ना करें, हम कोई चीज़ गलती से सर्च ना कर लें। तो मेरे ख्याल में रिसोर्सेज होते हैं अगर आप उनको यूज़ करने वाले बने। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने शुरू में, मैंने भी ये बात की है कि गिनती के 4-5 प्रोफेशनल्स हैं जो घूम फिर के होता है कि फैमिली को कि आप इसमें आ जाएं, इस फील्ड में आ जाएं। तो आपकी फैमिली किस तरह से मानी? वो सपोर्टिव थे या उन्होंने कहा यार क्या कंप्यूटर पर बैठा है, लगा हुआ है, पैसे कैसे कमाएगा, लाइफ कैसे बनाएगा? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखें, जब जॉब एंड हुई उस टाइम मेरी सैलरी तकरीबन 49,000 समथिंग थी जब एंड हुई। उस जॉब के एंड होने के बाद जब मैं फ्रीलांसिंग में आया और मैंने फिर कॉपी राइटिंग स्टार्ट की, तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिल गया अमेरिका का जो मुझे $600 मंथली देने को तैयार हो गया। चंद ईमेल्स लिखने थे उसके लिए और कुछ फेसबुक के एड्स लिखने होते थे उसके अंदर। तो उसने कहा मैं $600 आपको दूंगा। अब हमारे लिए 600 बहुत बड़ी अमाउंट थी और ये 2 से 3 दिन का काम था मैक्सिमम जो मुझे करना होता था। गोरों के लिए ये बड़ी छोटी अमाउंट होती है, $600। वो एक बड़ा बिजनेस था, 3D प्रिंटिंग की कंपनीज थी उनकी काफ़ी अमेरिका में। तो उसने मुझे 600, उस टाइम $600 तकरीबन 62 से 63 हज़ार रुपया बनता था। डॉलर 101-102 रुपये का था। जब वो क्लाइंट मुझे मिला उसी दौरान मुझे एक 75,000 की इंजीनियरिंग की जॉब ऑफर होगी। तो मैंने फिर अपने वालिद साहब को कॉल की, मैंने उनसे कहा कि इस तरह ये जॉब है। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे, बड़ी हैरत की बात है कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे लगता है कि जो काम आप कर रहे हो ना, मुझे नहीं पता करते क्या हो, लेकिन अगर आपको $600 का एक क्लाइंट मिल गया है तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपको ऐसे कई क्लाइंट्स और भी मिल सकते हैं। तो आप ये जॉब को छोड़ो,
इसी पे फोकस करो। और मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद फिर मैं ऑल इन हो गया कॉपी राइटिंग में। अगर मैं जॉब कर लेता तो फिर मैं इसको उस तरह एक्सप्लोर ना कर पाता। और मैंने भी फिर सोचा कि यार अगर एक क्लाइंट $600 3 दिन के काम का दे रहा है तो मैं तो ऐसे 10 क्लाइंट हैंडल कर सकता हूँ, तो ये तो $6000 बनता है। और उस टाइम 6-6.5 लाख एक ऐसी अमाउंट थी जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार इसी के अंदर घुसना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक, और ये ज़रूरी है, बहुत से लोगों को रोड ब्लॉक और हिंड्रेंस उनके पेरेंट्स ही बनते हैं। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस मामले में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आजकल के बच्चे दौर डिजिटल होने की वजह से इतना आगे चले गए, उनको खुद इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिल गया है कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा किसी चीज़ पे जिद कर रहा है कि मुझे लगता है ये मेरा, अगर वो जेन्युइनली दिल से कह रहा है कि मुझे लगता है दिस इज माय रोड मैप एंड आई शुड गो फॉर इट, तो पेरेंट्स शुड अलाउ दैट। उनको कहना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा आप करो, आप हमसे बेहतर। राइट टाइम पे आपका राइट डिसीजन उस वक्त हो गया, तो आज आप यहाँ पर भी मौजूद हैं। अच्छा, नए लोग जो हैं उन्हें कॉपी राइटिंग का आगाज़ किस तरह से करना है? आपने जैसा से बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक्सप्लोर हमें खुद से करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई ख़ास एक ऐसा तरीका, कोई ख़ास एक ट्रेनिंग, एक बुक का आपने नाम बताया, यकीनी तौर पर वो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारी कोशिश तो है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें। देखें, अब तो रिसोर्सेज बहुत से अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे कई अच्छे चैनल्स हैं, जिसमें एलेक्स कटोनी है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है अरमश कमाल के नाम से, आपके पास स्टेफन जॉर्जा है, आपके पास टाइसन फोर्डी है, और टाइसन फोर्डी का ही मैं भी इंटरनेशनल कोच भी हूँ, उन्हीं के प्रोग्राम्स के साथ काम भी कर रहा हूँ। तो आपके पास एक तो यूट्यूब पे रिसोर्सेज हैं। बुक्स अगर मैं बात करूँ, 2 किताबें आप ज़रूर पढ़ लें। एक है हिप्नोटिक राइटिंग बाय जो विटाले, और दूसरी है अल्टीमेट सेल्स लेटर्स बाय डैन कैनेडी। और अगर तीसरी बुक आप पढ़ना चाहें कॉपी राइटिंग के फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, तो वो है 7 फिगर मार्केटिंग कॉपी बाय शॉन वॉसलर। तो ये 3 बुक्स, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, मेरा अपना भी ग्रुप है, गोरों के भी इंटरनेशनल कॉपी राइटिंग ग्रुप्स हैं, नथिंग हेल्ड बैक है, आपके पास कल्ट ऑफ कॉपी है। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, बेसिकली कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, बुक्स स्टडी करें, यूट्यूब वीडियोस देखें। और मेरे ही चैनल के ऊपर एक फ्री कॉपी राइटिंग कोर्स है, तो अरमश कमाल फ्री कॉपी राइटिंग कोर्स अगर आप लिखें तो 1 घंटे का पूरा फ्री कोर्स है, उसमें आपको A to Z बेसिक्स की सारी समझ आ जाएगी। तो पहले बेसिक्स को एक्सप्लोर करें, बुक्स पढ़ें, अंडरस्टैंड करें इफ दिस स्किल इज इवन राइट फॉर यू, आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है कि आपको लगता है आप कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू हैव कमांड ऑन बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। फैंसी वोकैबुलरी नहीं चाहिए, वो बड़े बड़े अल्फाज नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बेसिक ग्रामर आपकी अच्छी हो, और आपके पेट में एक आग लगी हो कि जिंदगी बदलनी है। अगर तो आपने मुल्क के हालात के साथ ही चलना है, जहां आपको ये हवाएं ले जाएं, तो फिर तो बैठे रहें। लेकिन अगर आप अपने रुख बदलना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर एक्सप्लोर करें, और एक दफा कर लें तो फिर आप जब एक्सप्लोर कर रहे होंगे, मजे की बात है, कौन सा कोर्स लें, आपको इंशाल्लाह खुद नजर आएंगे। ये है रिसर्च करें, शुरू करें, तो आपको खुद नजर आएंगे। अरमश, जिस तरह से आपने अब ये बात की है कि बेसिक, तो मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम नौजवानों को किसी ना किसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले आएं, कि वो अपने काम की तरफ फोकस करें। जिस तरह से आपने भी उस जॉब के लिए यस नहीं बोला, आपने कहा कि अपना काम करने में ही बेहतरी है। आप क्या समझते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कैपेबिलिटी पे तो डिपेंड करता है, बट स्टिल अगर एक इंसान जिसने आपके कहा कि पेट में आग लगी हुई है कि यार मैंने कोई अपना फ्यूचर बनाना है, कितने डॉलर्स कमा सकता है? आजकल ये हमें बड़ा फैसिनेट करता है, क्योंकि जो करेंसी कन्वर्जन है ना, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी हो सकी अगर वो डॉलर में कमा रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इसमें मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बताता हूँ। अगर तो आप खुद से कोशिश कर रहे हैं सीखने की, फ्री रिसोर्सेज के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस, कोई फ्री कोर्स, तो ये आपको तकरीबन 1 साल से 1.5 साल लग सकता है। साल लग सकता है, 1.5 साल हो सकता है, थोड़ा पहले भी क्लाइंट्स मिल जाएं, लेकिन अगर मिल भी जाएं तो लो पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे, क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं है। हाँ, अगर आप वक्त कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वक्त बच जाए और मैं जल्दी से पहुंच जाऊं, तो फिर पेड ट्रेनिंग कोई ना कोई लेनी ही पड़ेगी आपको। उसमें कई ट्रेनिंग्स हैं, गोरों की भी हैं, और उसके अलावा जैसे मैंने बताया मैं खुद भी कोच कर रहा हूं, तो मेरी अपनी भी ट्रेनिंग है। बट अगर वो लेंगे तो, चूंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो मेरे 2 मंथ्स के प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो चुके हैं, विद इन 4 to 6 months $500 to $1,000 कमाना एक बहुत रियल बात है। यानी इट इज़ 100% पॉसिबल कि अगर आप लग के मेहनत करते हैं, चीज़ों को स्टडी करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, 6 months में $500 to $1,000 तक आप जा सकते हैं। और मैं अगर अपने एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात करूं, हमाद की, तो वो तकरीबन 1.5 साल के अंदर मेरे प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुए, 1.5 साल हुए हैं, और लास्ट मंथ उनका मुझे रिसेंटली अभी मैसेज आया कि $7,000 की उन्होंने अर्निंग की है 1 महीने में, जो कि 21 लाख 20 लाख रुपया बनता है, 20 से 21 लाख। तो ये सब आपकी, अब कई स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 साल हो गए ग्रेजुएट हुए, उनकी इनकम कम है या नहीं की उन्होंने, वो उनकी एफर्ट पे डिपेंड करता है। हमाद ने एफर्ट पुट की, मेहनत की, लगन से लगे रहे, रिसोर्सेज उनको मिल चुकी थी, लर्निंग उन्होंने की, अब वो 20 लाख रुपया मंथली से ऊपर कमाने के। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों का या अपने स्टूडेंट्स का कह लें या ओवरऑल आप काम देखते होंगे, कॉपी राइटिंग में आम गलतियां जो लोग कर रहे हैं वो क्या हैं? देखिए, नंबर 1 मिस्टेक जो लोग करते हैं वो रिसर्च ही है। अगेन, हमारे पाकिस्तानी हर जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो कॉपी राइटिंग में अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, आप
ऐसी कॉपी राइटिंग करेंगे जिसमें ऑडियंस के ऊपर रिसर्च ही नहीं किया आपने, मार्केट के ऊपर रिसर्च ही नहीं किया आपने, अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि ऑडियंस के मसाइल क्या हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, उनके गोल्स एस्पिरेशंस क्या हैं, उनके क्या फियर्स हैं, तो आप फिर किस तरह से, इसी तरह वो स्टडी नहीं करते कि आप जिनके लिए लिख रहे हैं वो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स ट्राई कर चुके हैं। अगर हम लेट्स सपोज जिम की बात कर लें, तो आप जिम के लिए अगर लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि इनके दूसरे कंपेटिटर जिम्स कौन से हैं, तो मैंने इसको कैसे स्टैंड आउट करवाना है। तो रिसर्च की कमी सबसे बड़ा मसला। दूसरा मसला कि वो सादा तरीन अल्फाज में नहीं लिखते, क्योंकि कॉपी राइटिंग में आप जितनी सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें उतनी इफेक्टिव और परसुएसिव होती है। तो लंबे लंबे वर्ड्स, लंबे लंबे फिक्रे, वो चीज़ें, ये एक बड़ी मिस्टेक है जो बेसिक लेवल पे की जाती है जी। तो ये दो बड़ी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरमश कमाल, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़। लें सर, थैंक यू सर।